स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 20 जनवरी 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है। यह खबर के मुताबिक बिहार के नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध चुन लिया गया है। खास बात यह है कि 45 साल की उम्र में उन्हें देश की सबसे बड़ी पार्टी की कमान मिली है, जिसे भाजपा में युवा नेतृत्व की बड़ी शुरुआत माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार नितिन नवीन के अलावा किसी और उम्मीदवार ने नामांकन नहीं किया, इसी वजह से चुनाव की जरूरत नहीं पड़ी और वे निर्विरोध चुने गए। यह खबर में बताया गया है कि वे 20 जनवरी को औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेंगे, यानी कि आज। इस मौके पर पार्टी के बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। कुल मिलाकर के नितिन नवीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना भाजपा के लिए बड़ा संगठनात्मक बदलाव माना जा रहा है। इससे साफ संकेत है कि पार्टी अब आगे की रणनीति में नई और फिर युवा टीम पर जोर देने जा रही है और आने वाले चुनावों को ध्यान में रख करके संगठन को और मजबूत करेगी। दोस्तों बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों समृद्धि यात्रा पर हैं और फिर इसी दौरान उन्होंने एक बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। खबर के मुताबिक यात्रा के दौरान नीतीश कुमार ने मंच से लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला और लोगों से कहा कि याद है ना, यानी कि उन्होंने जनता को पुराने दौर की याद दिलाने की कोशिश की है। रिपोर्ट्स के अनुसार नीतीश कुमार ने इशारों में कहा कि पहले बिहार में हालात कैसे थे और आज उनके शासन में क्या बदलाव आया है। उन्होंने जनता से अपील की है कि विकास और फिर कानून व्यवस्था में जो सुधार हुआ है उसे याद रखें। यही वजह है कि समृद्धि यात्रा अब सिर्फ विकास की समीक्षा नहीं बल्कि चुनावी माहौल में राजनीतिक संदेश देने का मंच भी बनती जा रही है। कुल मिलाकर के नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के पुराने शासन को लेकर के जनता के सामने तुलना रखी है और अपने कामों का हवाला दिया है। दोस्तों बिहार से एक बेहद चिंता वाली खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनाक्षी और जिया नाम की दो छात्राएं स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन घर वापस नहीं लौटी। अब इनके लापता होने को 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस की एसआईटी को अब तक कोई भी ठोस सफलता नहीं मिली है। खबर के अनुसार परिवार वालों का रो रो कर के बुरा हाल है और इलाके में भी डर और तनाव का माहौल बना हुआ है। एसआईटी लगातार हर एंगल से जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल, स्कूल रूट्स, आसपास के लोगों से पूछताछ और फिर संदिग्धों की पहचान। लेकिन रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इतने दिनों बाद भी एसआईटी के हाथ खाली हैं, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है। कुल मिलाकर के ये घटना पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा कर रही है। दोस्तों पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी हलचल तेज हो गई है। खबर के मुताबिक भाजपा अब बंगाल में चुनावी रणनीति को और मजबूत करने में जुट गई है और इसी क्रम में बिहार मॉडल लागू करने की चर्चा हो रही है। जहां रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भाजपा का मकसद ममता बनर्जी को सत्ता से हटाना है और इसके लिए पार्टी ने चुनाव से पहले बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। खबर के मुताबिक बिहार मॉडल का मतलब यह बताया जा रहा है कि जैसे बिहार में चुनावी मैनेजमेंट, संगठन, बूथ लेवल रणनीति और फिर नेताओं की तैनाती के जरिए भाजपा ने मजबूत प्लान बनाया था, वैसे ही रणनीति बंगाल में भी अपनाई जा सकती है। इसी वजह से चर्चा है कि भाजपा नेताओं की एक टीम बंगाल में लगातार दौरे करेगी, मीटिंग करेगी और जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करेगी। कुल मिलाकर की रिपोर्ट का संकेत है कि भाजपा इस बार बंगाल चुनाव को बहुत सीरियस लेकर के चल रही है। आने वाले दिनों में बड़े नेताओं के दौरे, चुनावी बैठकें और फिर रणनीति को लेकर के राजनीतिक माहौल और गर्म हो सकता है। दोस्तों बिहार में एम्बुलेंस सेवा से जुड़े कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। खबर के मुताबिक अब एम्बुलेंस कर्मियों की सैलरी बढ़ाने की तैयारी की जा रही है, जहां खास करके ड्राइवरों के वेतन में बढ़ोतरी की बात कही गई है। इसके साथ ही उन्हें बीमा यानी कि इंश्योरेंस और छुट्टियों का भी फायदा मिलने वाला है, जिससे उनकी नौकरी की स्थिति पहले से ज़्यादा मजबूत होगी। रिपोर्ट्स के अनुसार एम्बुलेंस कर्मी दिन रात मरीजों की सेवा में लगे रहते हैं और फिर इमरजेंसी में उनकी भूमिका सबसे अहम होती है। लेकिन लंबे समय से वेतन, इंश्योरेंस और छुट्टी जैसी सुविधाओं की मांग की जा रही थी। अब सरकार विभाग की तरफ से इन्हें बेहतर सुविधा देने की बात सामने आई है, जिससे कर्मियों में खुशी है। दोस्तों बिहार के मुंगेर से एक अहम खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार सरकार के मंत्री ललन सिंह ने मुंगेर में भारत और फिर इजरायल के बीच हुए
फिशरीज टेक्नोलॉजी समझौते की जानकारी दी है। उनका कहना है कि इस समझौते के जरिए मछली पालन को आधुनिक बनाया जाएगा और बिहार के मछुआरों और फिर किसानों को नई तकनीक का फायदा मिलेगा। जहाँ खबर के अनुसार इजराइल की तकनीक खेती और फिर पानी से बेहतर इस्तेमाल में काफ़ी आगे मानी जाती है। अब इसी तर्ज पर फिशरीज सेक्टर में भी नई टेक्नोलॉजी अपनाई जाएगी, जिससे कम पानी में ज़्यादा उत्पादन, बेहतर क्वालिटी की मछली और फिर बीमारी नियंत्रण जैसी सुविधाएं मिलेगी। इससे बिहार में मत्स्य पालन का दायरा बढ़ेगा और युवाओं के लिए रोजगार के मौके भी बनेंगे। कुल मिलाकर के ये समझौता बिहार के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जहां अगर ये सही तरीके से लागू किया गया तो फिर मछली पालन से जुड़े हुए लोगों की आमदनी बढ़ेगी और फिर बिहार फिशरीज सेक्टर में देश के बड़े राज्यों में और मजबूत जगह बना सकता है। दोस्तों, बिहार से भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग का एक क्लर्क रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है, पकड़ा गया है। निगरानी विभाग यानी कि विजिलेंस की टीम ने उसे 2000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। खबर के अनुसार क्लर्क पर आरोप है कि वे किसी काम को कराने के बदले पैसे मांग रहा था। जय पीड़ित ने इसकी शिकायत निगरानी विभाग से की, जिसके बाद टीम ने जाल बिछा करके आरोपी को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। निगरानी के बाद पूछताछ जारी है और फिर आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। कुल मिलाकर की ये कार्रवाई बिहार में भ्रष्ट अफसरों और फिर कर्मचारियों के लिए बड़ा संदेश है कि रिश्वतखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निगरानी विभाग लगातार ऐसे मामलों में कार्रवाई कर रहा है और फिर आगे भी सख्ती जारी रहने वाली है। दोस्तों, बिहार सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए एक खास योजना चला रही है, जिसका मकसद है कि गरीब और फिर ज़रूरतमंद बच्चों को पढ़ाई में मदद मिले और फिर वे आगे चल करके डॉक्टर, इंजीनियर और अधिकारी बन सके। खबर के मुताबिक इस योजना के जरिए छात्रों को पढ़ाई के लिए ज़रूरी सपोर्ट, कोचिंग और मार्गदर्शन दिया जा रहा है ताकि वे प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो सके। रिपोर्ट्स के अनुसार अल्पसंख्यक छात्रों को अक्सर आर्थिक परेशानी के कारण बेहतर कोचिंग और फिर पढ़ाई का मौका नहीं मिल पाता है। ऐसे में सरकार की ये योजना उनके लिए बड़ी मदद बन रही है। इसमें IIT, JEE, नीट, UPSC और BPSC जैसी परीक्षाओं की तैयारी कराने का सपोर्ट दिया जा सकता है और फिर योग्य छात्रों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। कुल मिलाकर के ये योजना बिहार में शिक्षा और फिर रोजगार की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। इससे अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को समान अवसर मिलेगा और फिर वे अपने दम पर बड़ी सफलता हासिल कर सकेंगे। दोस्तों, बिहार में मौसम को लेकर के अगले 3 दिन अलर्ट वाली स्थिति बन सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक घना कोहरा और फिर ठंड फिर से असर दिखाएगी, इसलिए सुबह शाम लोगों को ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। खास करके स्कूल जाने वाले बच्चों, बुजुर्गों और फिर बाइक चलाने वालों के लिए ये मौसम मुश्किल वाला हो सकता है। जब कोहरे की वजह से दृश्यता कम हो सकती है, जिससे सड़क हादसों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में सुबह जल्दी निकलने से बचें। ड्राइविंग में लो बीम लाइट का इस्तेमाल करें और फिर बिना ज़रूरत तेज़ रफ्तार ना चलाएं। जब ठंड बढ़ने पर सर्दी, खांसी, बुखार जैसी परेशानी भी बढ़ सकती है। कुल मिलाकर के बिहार में अगले कुछ दिन कोहरा प्लस ठंड दोनों का असर रहेगा। जब लोगों को गर्म कपड़े पहनने, बच्चों को ठंड से बचाने और फिर यात्रा करते समय सतर्क रहने की सलाह भी दी जा रही है। दोस्तों, बिहार से एक प्रेरणादायक कहानी सामने आई है। खबर के मुताबिक बिहार का एक किसान जो पहले रोजगार के लिए दिल्ली जाकर के मजदूरी करता था, अब उसने अपने गांव में ही मेहनत और फिर समझदारी से काम शुरू कर दिया है और वे आज स्ट्रॉबेरी की खेती करके अच्छी कमाई कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार किसान ने पारंपरिक खेती छोड़ करके कुछ अलग करने की सोची और फिर स्ट्रॉबेरी जैसी हाई वैल्यू फसल की तरफ कदम बढ़ाया। शुरुआत में मेहनत और फिर खर्च जरूर लगा, लेकिन धीरे धीरे खेती सफल हुई और अब गाँव में ही रोजगार का जरिया बन गया। इससे किसान को फायदा तो हुआ ही, साथ ही साथ आसपास के लोगों को भी सीख और प्रेरणा मिली है। कुल मिलाकर के ये खबर बिहार के युवाओं और फिर किसानों के लिए बड़ा संदेश है कि अगर कोई नई तकनीक और फिर नई खेती अपनाई जाए तो फिर गांव में रहकर भी अच्छा कमाई हो सकती है। अब ये किसान मजदूरों के लिए मिसाल बन गया है। दोस्तों, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा लगातार चर्चा में है। खबर के मुताबिक समृद्धि यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार सीतामढ़ी और फिर शिवहर पहुंचे, जहां पर उन्होंने जिले में चल रहे विकास योजनाओं का जायजा लिया और मौके पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। इस दौरान उन्होंने साफ कर दिया है कि योजना में लापरवाही या फिर देरी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। रिपोर्ट्स के अनुसार नीतीश कुमार ने सड़क, पुल, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और फिर अन्य जन कल्याण योजनाओं की प्रगति को लेकर के फीडबैक लिया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि
जनता की समस्याओं को तुरंत हल करें, जहाँ काम की गुणवत्ता बेहतर रखें और फिर योजनाएं समय पर पूरा हो। वहीं पर साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जमीन पर काम दिखना चाहिए, सिर्फ कागज पर नहीं। कुल मिलाकर के समृद्धि यात्रा का मकसद यही है कि सरकार की योजनाएं गांव-गांव तक पहुंचे और फिर जनता को सीधा फायदा मिले। सीतामढ़ी और फिर शिवहर दौरे के बाद साफ है कि नीतीश कुमार खुद ग्राउंड पर उतर करके सिस्टम को तेज करने और फिर विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। दोस्तों, बिहार में आम जनता के लिए बड़ी राहत वाली कदम उठाया गया है। खबर के मुताबिक सरकारी दफ्तरों में अब सीधी मुलाकात सिस्टम की शुरुआत हो गई है, ताकि लोगों को अपनी समस्याओं के लिए बार बार चक्कर ना काटना पड़े। इस नए सिस्टम के तहत विभागों से लेकर के जिला स्तर तक अधिकारियों ने लोगों की सीधे शिकायतें और फिर फरियाद सुनी है और फिर कई मामलों में तुरंत कार्रवाई का निर्देश भी दिया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार अब हर सोमवार और शुक्रवार को जन सुनवाई होगी, यानी कि तय दिन पर आम लोग सीधे सरकारी दफ्तरों में अफसरों से मिलेंगे, मिलकर के अपनी परेशानी बता सकेंगे। इसमें जमीन जायदाद, दाखिल खारिज, जमाबंदी, राशन कार्ड, पेंशन, प्रमाण पत्र, सरकारी योजनाओं का लाभ, बिजली, पानी और फिर अन्य विभागीय समस्याओं से जुड़े हुए आवेदन शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, बिहार में फिल्म और वेब सीरीज शूटिंग करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। खबर के मुताबिक अब बिहार में फिल्म शूटिंग की प्रक्रिया आसान बना दी गई है और सरकार ने इसके लिए एक नई पहल की है। अब एक वेबसाइट के जरिए बिहार के सभी प्रमुख ऐतिहासिक और फिर पर्यटन स्थलों की जानकारी एक ही जगह पर मिल जाएगी, जिससे फिल्म मेकर्स को लोकेशन चुनने में काफ़ी सुविधा होगी। जहाँ रिपोर्ट्स के अनुसार पहले बिहार में शूटिंग करने के लिए परमिशन, लोकेशन जानकारी और विभागीय प्रक्रिया में काफ़ी दिक्कतें होती थी, लेकिन अब ऑनलाइन सिस्टम से जानकारी मिलने के बाद फिल्म प्रोडक्शन टीम को लोकेशन, सुविधा, परमिशन और संपर्क जैसी डिटेल आसानी से मिल जाएगी। इससे बिहार में ज़्यादा फिल्में और शूटिंग प्रोजेक्ट आने की संभावना बढ़ेगी। दोस्तों, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा को लेकर की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। खबर के मुताबिक नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के दौरान सीतामढ़ी पहुंचे, जहां उन्होंने विकास योजनाओं को लेकर की फीडबैक लिया और प्रशासन को जरूरी निर्देश भी दिए। इस दौरे को सरकार विकास और फिर योजनाओं की समीक्षा से जोड़ करके देख रही है। वहीं पर दूसरी तरफ इस यात्रा के साथ साथ निशांत कुमार, जो कि नीतीश कुमार के बेटे हैं, निशांत कुमार को लेकर भी सियासी घमासान तेज हो गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि क्या जेडीयू में अब आगे नेतृत्व को लेकर के बदलाव की तैयारी हो रही है और क्या निशांत कुमार की भूमिका बढ़ाई जा रही है। इसी वजह से समृद्धि यात्रा अब सिर्फ विकास यात्रा नहीं बल्कि राजनीति का बड़ा मुद्दा भी बन गई है। कुल मिलाकर के सीतामढ़ी दौरे के बाद साफ है कि नीतीश कुमार एक तरफ विकास और दो योजनाओं पर फोकस कर दिखा रहे हैं, तो वहीं पर दूसरी तरफ विपक्ष निशांत कुमार और नेतृत्व के मुद्दे पर भी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इस पर राजनीति और तेज हो सकती है। दोस्तों, ये खबर बहुत ही गंभीर और अलर्ट वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में बनने वाली एक बच्चों की कफ सिरप को लेकर के बड़ा खतरा सामने आया है। बताया ये जा रहा है कि इस कफ सिरप को खतरनाक बताया गया है और तमिलनाडु सरकार ने इस पर तो बैन ही लगा दिया है। अब सवाल ये है कि कहीं ये सिर्फ बिहार या दूसरे राज्यों में भी तो बिक नहीं रही है और लोगों ने इसे खरीद तो नहीं लिया है। खबर के अनुसार जब किसी दवा पर बैन लगता है तो फिर आमतौर पर कारण यही होता है कि उसके सैंपल टेस्ट में गड़बड़ी, क्वालिटी ख़राब या फिर सेहत को नुकसान पहुंचाने वाला तत्व पाया गया हो। इसलिए अगर किसी के घर में बच्चों के लिए ये कफ सिरप मौजूद है तो उसे तुरंत चेक करना ज़रूरी है। कुल मिलाकर के लोगों को सलाह दी गई है कि वे दवा का नाम, बैच नंबर और फिर कंपनी जरूर देखें। अगर वही सिर्फ आपके पास है तो फिर बच्चों को बिल्कुल भी ना दें। नज़दीकी डॉक्टर, फार्मासिस्ट से सलाह लेकर के उसे सुरक्षित तरीके से वापस करें। वहीं पर बच्चों की दवा में छोटी सी गलती भी बड़ा नुकसान कर सकते हैं, इसलिए सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जेडीयू की समीक्षा बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय झा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के बड़ा बयान दिया है। खबर के मुताबिक संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और जनता के बीच उनका भरोसा पहले से ज़्यादा मजबूत हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार समीक्षा बैठक में संगठन, जनसंपर्क और फिर आगामी राजनीतिक रणनीति को लेकर भी चर्चा हुई है। संजय झा ने कहा कि नीतीश सरकार ने विकास, कानून व्यवस्था और फिर जन कल्याण योजनाओं के जरिए जनता के बीच अपनी पकड़ बनाई है। इसी वजह से पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी जोश और उत्साह भरा है। कुल मिलाकर के बयान चुनावी माहौल में जेडीयू के लिए बड़ा संदेश माना जा रहा है। पार्टी ये दिखाना चाहते हैं कि नीतीश कुमार अभी भी बिहार की राजनीति में मजबूत चेहरा है और जनता के बीच उनकी स्वीकार्यता बनी हुई है।
दोस्तों, बिहार की राजनीति में आरजेडी को लेकर के बड़ी हलचल तेज हो गई है। खबर के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब पार्टी के अंदर ऑपरेशन क्लीन चलाने की तैयारी में है। यह रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि तेजस्वी यादव अब आरजेडी दफ्तर में खुद बैठ करके संगठन को मजबूत करेंगे और पार्टी के कामकाज पर सीधा नजर डालेंगे। खबर के अनुसार आरजेडी के अंदर संगठन और अनुशासन को लेकर के कई तरीके की चर्चाएं चल रही थी। इसी वजह से तेजस्वी यादव पार्टी को एकजुट करने, कमजोर कड़ियों को सुधारने और अंदरूनी गुटबाजी पर कंट्रोल करने के लिए सख्त कदम उठा सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस बदलाव के दौरान बिहार आरजेडी अध्यक्ष को बदलने की भी संभावना जताई जा रही है। कुल मिलाकर के ऑपरेशन क्लीन का मतलब यह है कि तेजस्वी यादव अब पार्टी को जमीनी स्तर पर एक्टिव करेंगे, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएंगे और फिर चुनावी तैयारी को तेज करेंगे। दोस्तों, बिहार में शहरों के आसपास रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब बिहार में शहरों से सटे कस्बों में नई टाउनशिप बसाने की तैयारी की जा रही है। इसका मकसद है कि शहरों का बढ़ता दबाव कम हो, लोगों को बेहतर आवास सुविधा मिले और विकास को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। यह खबर के अनुसार सरकार अब बिल्डिंग और फिर नक्शा पास की प्रक्रिया को भी ज़्यादा पारदर्शी बनाने जा रही है। इसके तहत नक्शा पास कराने के लिए थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन की व्यवस्था लागू होगी, यानी कि अब सिर्फ विभागीय प्रक्रिया नहीं बल्कि एक स्वतंत्र एजेंसी थर्ड पार्टी द्वारा भी नक्शे और फिर निर्माण की जांच होगी, ताकि गलत नक्शा पास होने, फर्जीवाड़े और फिर नियम तोड़ने जैसे गड़बड़ियों पर रोक लग सके। कुल मिलाकर के इस फैसले से बिहार में रियल एस्टेट और शहरी विकास को मजबूती मिलेगी। टाउनशिप बसने से लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी और फिर थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन से निर्माण कार्य बहुत ज़्यादा सुरक्षित और फिर नियमों के अनुसार होगा। दोस्तों, महाराष्ट्र के मालेगांव में चुनावी नतीजों के बाद सियासत दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। खबर के मुताबिक एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना ने सरकार नगर निकाय में बहुमत या फिर समर्थन जुटाने के लिए एआईएमआईएम से समर्थन मांगा है। ये बात सामने आते ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, क्योंकि एआईएमआईएम आमतौर पर भाजपा, शिवसेना जैसे दलों से अलग लाइन पर मानी जाती है। रिपोर्ट के अनुसार एआईएमआईएम से जब समर्थन की बात कही गई तो फिर पार्टी की तरफ से भी साफ जवाब दे दिया गया। एआईएमआईएम ने कहा कि वे अपने फैसले पार्टी के सिद्धांत और फिर नेतृत्व की रणनीति के हिसाब से लेंगे। साथ ही साथ ये भी संकेत दिया गया है कि बिना शर्त या फिर जल्दबाजी में कोई भी समर्थन नहीं दिया जाएगा। यानी कि एआईएमआईएम ने सीधे हाँ नहीं कहा है, बल्कि सोच समझ करके कदम उठाने की बात कही है। कुल मिलाकर के मालेगांव में एआईएमआईएम की भूमिका किंग मेकर जैसी बनती दिख रही है। अब सबकी नज़र इस पर है कि एआईएमआईएम आगे क्या फैसला करती है और क्या शिंदे गुट के साथ कोई भी सियासी समझौता होता है या नहीं। दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। खबर के मुताबिक रोहिणी आचार्य, जो कि तेजस्वी यादव की बहन है, लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी यात्राएं स्थगित करिए, आंखें खोलिए और फिर आरोप लगाया कि बिहार की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। यह रिपोर्ट्स के अनुसार रोहिणी आचार्य ने शंभू और फिर परफेक्ट गर्ल्स हॉस्टल की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इन मामलों ने बिहार को जार जार कर दिया है। उनका कहना है कि अपराध और घटनाएं बढ़ रही है, लेकिन सरकार यात्राओं और फिर प्रचार में लगी हुई है। उन्होंने मांग की है कि सरकार पहले कानून व्यवस्था और फिर महिला सुरक्षा पर फोकस करें। या कुल मिलाकर के रोहिणी आचार्य का हमला सीधे नीतीश सरकार की कानून व्यवस्था पर है। जब अब इस बयान पर जेडीयू और फिर सरकार की तरफ से क्या जवाब आता है, ये देखना अहम होगा। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे फैटी लिवर की। फैटी लिवर आजकल बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली बीमारी बन चुकी है। इससे लिवर के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा फैट जमा हो जाता है और अगर समय पर ध्यान ना दिया जाए तो फिर ये लिवर डैमेज, सूजन, यहाँ तक कि सिरोसिस जैसी गंभीर समस्या तक पहुंच सकती है। खबर के मुताबिक डॉक्टर ने बताया है कि कुछ लोगों में फैटी लिवर का खतरा सबसे ज़्यादा होता है और उन्हें आज से ही अपनी आदतों में बदलाव करना चाहिए। जहाँ सबसे ज़्यादा खतरा उन लोगों में होता है जो मोटापे से परेशान हैं, जिनका पेट बाहर निकल आया है या जो दिन भर कम चलते फिरते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल, उसके बाद ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा रहता है या फिर जो रोज़ाना जंक फूड, मीठा ज़्यादा खाते हैं, उनमें भी फैटी लिवर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। लंबे समय से दवाइयां लेने वाले और फिर नींद कम लेने वाले लोग भी इस बीमारी के हाई रिस्क में रहते हैं। वहीं पर डॉक्टर के अनुसार फैटी लिवर से बचना है तो फिर आज से ही 6 आदतें छोड़ दें। जंक फूड, ज़्यादा तेल, घी, मीठा, कोल्ड ड्रिंक, देर रात खाना, बैठे रहना, उसके बाद एक्सरसाइज ना करना और शराब, धूम्रपान जैसी आदतें हैं
तो फिर आप इसको बिल्कुल भी छोड़ दें। अगर समय रहते खान पान सही कर लिया जाए, वजन कंट्रोल किया जाए और रोज़ 30 से 40 मिनट की वॉक कर ली जाए तो फिर फैटी लिवर्स को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। दोस्तों, देश के यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू हो गई है। ये ट्रेन खास तौर पर लंबी दूरी की रात वाली यात्रा के लिए बनाई गई है, जिसमें यात्रियों को तेज रफ्तार के साथ साथ आरामदायक स्लीपर कोच की सुविधा मिलेगी। खबर के अनुसार वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का उद्देश्य यह है कि आम लोग कम समय में आराम से सफर कर सकें। इसमें आधुनिक सीट, बर्थ, साफ सफाई, बेहतर लाइटिंग, चार्जिंग पॉइंट, सुरक्षा और फिर यात्रियों की सुविधा के लिए कई नए फीचर्स दिए गए हैं। साथ ही साथ इसमें कुछ नए सख्त नियम भी लागू किए गए हैं, जैसे कि अनुशासन, टिकट व्यवस्था और फिर कोच के अंदर नियम तोड़ने पर कार्रवाई। वहीं पर रूट और फिर किराए की बात करें तो फिर रिपोर्ट में बताया गया है कि ट्रेन किस किस स्टेशन से होकर के गुजरेगी और किराया भी दूरी के हिसाब से तय किया गया है। कुल मिलाकर के ये ट्रेन रेलवे के लिए बड़ा कदम मानी जा रही है, वहीं पर जिससे यात्रियों को प्रीमियम और आरामदायक सफर का अनुभव मिलेगा। दोस्तों, बिहार में खनन विभाग ने डाटा एंट्री ऑपरेटरों को लेकर के बड़ा और सख्त फैसला लिया है। खबर के मुताबिक विभाग ने नया नियम बनाया है, जिसके तहत जो ऑपरेटर लंबे समय से एक ही जगह कुर्सी से चिपके बैठे हैं, अब उनकी मनमानी नहीं चलेगी। सरकार का मकसद है कि सिस्टम में पारदर्शिता आए और फिर किसी भी स्तर पर गड़बड़ी या फिर सेटिंग की गुंजाइश खत्म हो। जहां रिपोर्ट्स के अनुसार मार्च 2026 के बाद कोई भी डाटा एंट्री ऑपरेटर एक ही जगह पर लगातार नहीं टिकेगा, यानी कि तय समय के बाद ऑपरेटरों का ट्रांसफर रोटेशन किया जाएगा। इससे एक ही कार्यालय में लंबे समय से जमे हुए कर्मचारियों के नेटवर्क दलाली और संभावित भ्रष्टाचार पर रोक लग सकती है। साथ ही कामकाज भी ज़्यादा व्यवस्थित और फिर जवाबदेह बनेगा। कुल मिलाकर के ये कदम खनन विभाग में सुधार की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। नए नियम के लागू हो जाने के बाद ऑपरेटरों की नियमित अदला बदली होगी, सिस्टम पर नियंत्रण बढ़ेगा और विभागीय कामकाज में पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी। दोस्तों, आजकल हार्ट अटैक सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी नहीं रह गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 30 की उम्र में भी हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं और इसके पीछे कुछ बड़ी वजह जिम्मेदार मानी जा रही है। या डॉक्टरों का कहना है कि गलत लाइफस्टाइल और खान पान की वजह से कम उम्र में दिल पर दबाव बढ़ रहा है। सबसे बड़े कारणों में अनहेल्दी डाइट, यानी कि ज़्यादा तला भुना जंक फूड खाना, धूम्रपान, तंबाकू, शराब, तनाव वहीं पर और फिजिकल एक्टिविटी की कमी शामिल है। वहीं पर इसके अलावा मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, खराब नींद और फिर देर रात तक जागने की आदत भी युवाओं में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा रही है। या कई बार लोगों को पहले से कोई लक्षण नहीं दिखते हैं और फिर अचानक अटैक आ जाता है। वहीं पर बचाव के लिए डॉक्टर 4 बड़े बदलाव बताते हैं। जब पहला, रोज़ कम से कम 30 से 40 मिनट वॉक यानी कि एक्सरसाइज करें। दूसरा, खाने में तेल, मीठा, जंक फूड कम और फिर फल सब्जी ज़्यादा खाएं। तीसरा, धूम्रपान और फिर शराब बंद करें। और चौथा, तनाव कम करने के लिए नींद पूरी करना और फिर योग मेडिटेशन अपनाना। अगर समय रहते ये बदलाव कर लिया जाए तो फिर कम उम्र में हार्ट अटैक का खतरा काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बात करेंगे, हाई बीपी। जहां हाई ब्लड प्रेशर को लेकर के ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि ये सिर्फ ज़्यादा नमक खाने से बढ़ता है, लेकिन असल में कई ऐसी छोटी छोटी आदतें हैं जो रोज़मर्रा में बीपी को चुपचाप बढ़ा देती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नमक के अलावा भी कई कारण हैं जिन पर लोग ध्यान नहीं देते हैं और फिर बाद में परेशानी बढ़ जाती है। जहाँ बीपी बढ़ने की बड़ी वजहों में तनाव सबसे ऊपर आता है। इसके अलावा नींद पूरी ना होना, देर रात जागना, दिन भर बैठे रहना या कम चलना फिरना, ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीना, वहाँ पर तला भुना और फिर प्रोसेस्ड फूड खाना और बार बार गुस्सा करना भी बीपी बढ़ा सकता है। वहाँ पर कई बार लोग पानी कम पीते हैं या फिर वजन बढ़ने देते हैं, इससे भी बीपी ऊपर चला जाता है। कुल मिलाकर के बीपी कंट्रोल करने के लिए सिर्फ नमक कम करना काफ़ी नहीं है, ज़रूरी है कि आप रोज़ थोड़ा चलें, 7-8 घंटे की नींद लें, तनाव कम करें, वज़न कंट्रोल रखें और फिर चाय, कॉफ़ी और फिर जंक फूड की सीमित रख करें। अगर लगातार सिर दर्द, चक्कर या फिर बेचैनी महसूस हो तो फिर बीपी ज़रूर चेक करें, या क्योंकि समय रहते कंट्रोल करना ही सबसे बड़ा बचाव है। जी हाँ दोस्तों, माघ मेले की एक घटना के बीच शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बयान चर्चा में आ गया है। खबर के मुताबिक उन्होंने कहा कि हिंदू कायर है, मुसलमान धन है, जो
इस बयान को लेकर के राजनीतिक और फिर सामाजिक माहौल गर्मा गया है और कई लोग इसे भड़काऊ और विवादित बयान बता रहे हैं। जी हाँ, रिपोर्ट्स के अनुसार शंकराचार्य ने कहा कि माघ मेले में हुई घटना का उदाहरण देते हुए कहा और फिर समाज को लेकर के अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा था कि कुछ मामलों में हिंदू समाज कमजोर है और डरपोक रवैया अपनाता है, जबकि दूसरे समुदाय के लोग अपने मुद्दों पर ज़्यादा एकजुट नजर आते हैं। इसी तुलना के कारण उनका बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। कुल मिलाकर के ये बयान अब विवाद का कारण बन गया है। कुछ लोग इसे समाज को जागरूक करने वाला बयान बता रहे हैं, तो फिर कई लोग इसे आपसी भाईचारे को नुकसान पहुंचाने वाला बयान मान रहे हैं। आने वाले दिनों में इस पर और बहस तेज हो सकती है। दोस्तों, किशनगंज के डेरामाड़ी में फुट ओवर ब्रिज का काम लगभग पूरा हो चुका है। यहाँ पर छात्रों को बड़ी सुविधा मिलने वाली है। किशनगंज जिले के डेरामाड़ी इलाके में स्थित अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय और स्कूल के बीच बन रहा फुट ओवर ब्रिज अब लगभग बनकर के तैयार हो चुका है। लंबे समय से चल रहे इस निर्माण कार्य के पूरा होने से अब छात्रों को आने जाने में बड़ी राहत मिलेगी। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से डिटेल से बताएंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार हमारे इस पेज पर आए हैं तो इस पेज को अभी आप फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने और सुनने के लिए। आपको बता दूं कि ये इलाका बेहद व्यस्त सड़क पर स्थित है, जहां पर हर समय भारी वाहनों की आवाजाही रहती है। पहले छात्रों को सड़क पार करने में काफी दिक्कतें होती थी और हमेशा हादसे का खतरा बना रहता था। कई बार अभिभावकों और फिर स्थानीय लोगों ने यहां सुरक्षा व्यवस्था की मांग उठाई थी। इस फुट ओवर ब्रिज के निर्माण की मांग सबसे पहले मास्टर मुजाहिद आलम ने उठाई थी। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर के छात्रों की सुरक्षा को लेकर के इस पुल की जरूरत बताई थी। मास्टर मुजाहिद आलम ने कहा था कि अगर जल्द कदम नहीं उठाया गया तो फिर किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मांग को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभाग को निर्देश दिया, जिसके बाद इस फुट ओवर ब्रिज की योजना बनी और फिर निर्माण कार्य शुरू हुआ। अब ये पुल का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। जहां रेलिंग, सीढ़ी और फिर संरचनात्मक काम अंतिम चरण में है। जल्द ही इसे छात्रों के लिए खोल दिया जाएगा। वहीं पर अब बच्चे बिना डर के स्कूल आ जा सकेंगे। अभिभावकों ने इस पहल के लिए प्रशासन और फिर मास्टर मुजाहिद आलम का आभार जताया। वहीं पर इस पुल के निर्माण में करीब 1 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत आई है। इसका मुख्य उद्देश्य सड़क हादसों को रोकना और पैदल यात्रियों को सुरक्षित रास्ता उपलब्ध कराना है। वहीं पर इलाके के लोगों में इस पुल को लेकर के काफी खुशी है। लोगों का कहना है कि ये पुल सिर्फ एक ढांचा नहीं बल्कि बच्चों की जिंदगी की सुरक्षा की गारंटी है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इंस्टाग्राम में आवारा लड़कों द्वारा भोली भाली लड़कियों को मैसेज करके जबरदस्ती अपने प्रेम जाल में फंसाने की साजिश चल रही है। फिर बाद में चल करके लड़कियों का तरह तरह से शोषण किया जाता है। आज मैं आपको कुछ ऐसे सबूत दिखाने वाला हूं जहां पर इंस्टाग्राम में सुरजापुरी समाज की भोली भाली लड़कियों को प्रेम जाल के नाम पर फंसाने की साजिश चल रही है। आप एक बार ये चैट मैसेज को देख सकते हैं जो लड़का जबरदस्ती लड़की को प्रेम करने के लिए बोल रहे हैं। अब इससे होता यह है कि इस तरीके की आवारा लड़कों द्वारा लड़कियों को कई बार परेशान किया जाता है। जब कई बार लड़की उनकी बातों में आ जाते हैं और फिर उनको प्रेम के नाम पर अपने जाल में फंसा देते हैं। फिर बाद में चल करके उसके साथ विभिन्न तरह के शोषण किया जाता है, जिसमें इस तरह फंसा करके लड़कियों को गलत काम में ढकेल दिया जाता है, जो उनको बेच दिया जाता है या फिर उनकी जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है। तो फिर ऐसे में आप अपनी लाडली बेटियों को बताइए, समझाइए और साथ साथ इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म से दूरी बना करके रखें। आप अपनी लाडली बेटी को इन आवारा लड़कों से दूरी बनाएं। इसका एक ही तरीका है कि अपने घर की महिलाओं को इंस्टाग्राम से दूरी बना करके रहने के लिए बोलें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम अब सिर्फ मनोरंजन और दोस्ती का जरिया नहीं रहा, बल्कि किशनगंज में ये भोली भाली लड़कियों को फंसाने का नया हथियार बनता जा रहा है। जिले में कुछ आवारा किस्म की लड़कियों से दोस्ती करते हैं, फिर धीरे धीरे उन्हें प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। सूत्रों के मुताबिक खास करके सुरजापुरी समाज की मासूम लड़कियों को टारगेट किया जाता है। जब पहले मीठी मीठी बातों से भरोसा जीता जाता है, फिर रोज रोज मैसेज, वीडियो कॉल और फिर झूठे वादों से लड़कियों को मानसिक रूप से अपने कंट्रोल में किया जाता है। आज हमारे पास ऐसे कई चैट मैसेज मौजूद हैं जिसमें साफ दिखता है कि कैसे लड़के जबरदस्ती लड़की को प्रेम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वहीं पर कई सारे ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां पर कभी धमकी, कभी भावनात्मक ब्लैकमेल तो कभी शादी का झांसा देकर के लड़कियों को फंसाया जा रहा है। वहीं पर स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की दोस्ती आगे चल करके शारीरिक और मानसिक शोषण में बदल जाती है। कई मामलों में लड़कियों को गलत काम में ढकेल दिया जाता है, कुछ को बाहर बेच दिए जाने तक की खबरें सामने आई है। वहीं पर ऐसे मामलों में लड़कियों की जिंदगी पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो जाती है। परिवार की इज्जत, समाज का डर और बदनामी के कारण अधिकतर पीड़ित लड़कियां सामने आकर के शिकायत भी नहीं कर पाती है।
दोस्तों, किशनगंज में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए बड़ी कार्रवाई की गई है। जहां कोचादमन थाना में पुलिस ने एक ट्रक से अवैध रूप से ले जा रहे 12 ऊंट बरामद किए। इस दौरान ट्रक चालक समेत 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। जहां इस कार्रवाई के बाद इलाके में हरकत मच गया है। जहां ये पूरी कार्रवाई 18 जनवरी 2026 को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई है। जब वहीं पर पुलिस को सूचना मिली थी कि कोचादमन से किशनगंज की ओर एक ट्रक के जरिए ऊंटों की अवैध तस्करी की जा रही है। जहां सूचना मिलते ही कोचादमन थानाध्यक्ष के नेतृत्व में हांडी भाषा मोधो पक्की सड़क पर सघन जांच अभियान चलाया गया। वहीं पर चेकिंग के दौरान यूपी नंबर वाले एक ट्रक को रोक करके जांच की गई। ट्रक चालक ने पहले दावा किया है कि वाहन खाली है और उसमें कोई सामान नहीं है, लेकिन पुलिस को संदेह हुआ, जिसके बाद ट्रक की तलाशी ली गई। जहां तलाशी के दौरान ट्रक के अंदर से 12 ऊंट बरामद किए गए। जो ऊंटों की हालात देख करके साफ था कि उन्हें बेरहमी से ठूस करके ले जाया जा रहा था। पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह मामला अंतर्राष्ट्रीय ऊंट तस्करी नेटवर्क से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। आशंका जताई जा रही है कि इन ऊंटों को पड़ोसी देशों तक पहुंचाया जाना था। पुलिस ने मौके से ट्रक, सभी 12 ऊंट और फिर 3 मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं। इस संबंध में कोचादमन थाना में मामला भी दर्ज कर लिया गया है। वहीं पर एसपी संतोष कुमार ने बताया है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और तस्करी नेटवर्क से जुड़े हुए अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। उन्होंने कहा है कि किशनगंज क्षेत्र से इससे पहले भी बकरीद के मौके पर ऊंट तस्करी के मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में पुलिस पूरी तरह से सतर्क है और इस तरह के अपराध में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं पर एसपी संतोष कुमार ने यह भी साफ कर दिया है कि ये संगठित अपराध है और इसके पीछे बड़े गिरोह का हाथ हो सकता है। पुलिस सभी कड़ियों को जोड़ करके नेटवर्क का खुलासा करने में जुटी हुई है। किशनगंज पुलिस की इस कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है, जिससे अवैध तस्करी पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, सीमांचल में नशे का कारोबार बढ़ रहा है, खास करके किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार में। जब कहा जाए तो भारत नेपाल सीमा से सटा सीमांचल का इलाका इन दिनों नशे के कारोबारियों का सेफ जोन बनता जा रहा है। शराबबंदी के बाद स्मैक और ड्रग्स का धंधा तेजी से परवान चढ़ने लगा है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से डिटेल से बताएंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार हमारे इस पेज पर आए हैं, केडीबी लाइव पॉडकास्ट पेज पर, तो इस पेज को अभी आप फॉलो कर लीजिए इसी तरह की खबरें देखने और सुनने के लिए। तो आपको बता दूं कि आए दिन किशनगंज, अररिया, पूर्णिया जिले से ब्राउन शुगर, एमडी, स्मैक जैसे मादक पदार्थों के खेप पकड़े जाने की खबर सुर्खियां बन रही है। युवा और किशोर ड्रग्स की गिरफ्त में आ रहे हैं और तस्करी के लिए महिलाओं का इस्तेमाल हो रहा है। जानकारों के अनुसार आज सफेद पाउडर का ये काला धंधा सीमावर्ती जिलों से में गांव-गांव तक पांव पसारता नजर आने लगी है। मिल रही जानकारी के अनुसार ऐसे कई गांव हैं जहां से एसएसबी और फिर पुलिस की कार्रवाई में कई बार इस गोरख धंधे का उजागर किया जा चुका है। इस धंधे में पड़ोसी देश नेपाल, पड़ोसी राज्य बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों से कई संदिग्ध कारोबारी पूर्व में पकड़े जा चुके हैं, परंतु अब सीमांचल के युवा वर्ग इस कीमती और फिर जानलेवा नशे के चंगुल में फंस करके अपनी जिंदगी को तबाह और बर्बाद करने में लगे हुए हैं। यह नशे की एक छोटी सी पुड़िया से चंद पैसों की लालच और फिर लत में आकर के युवा आज मादक पदार्थों की तस्करी से लेकर के सेवन तक के आदी बन चुके हैं। युवा लड़के सुबह से शाम तक सूखे नशे की पुड़िया को खपाने और सेवन में ही दिन जाया कर देते हैं। जहाँ अच्छे लोग जो इसके आदी हैं वे इन युवाओं से संपर्क रहते हैं, जिनसे एक पुड़िया के एवज में हजारों रुपए लेकर के आपूर्ति की जाती है। वहाँ पर गृह मंत्रालय को हाल में भेजी गई एक रिपोर्ट में सीमांचल में फैलती ड्रग्स कारोबार के पीछे खुफिया एजेंसियों ने बड़ी साजिश के तहत राष्ट्र विरोधी ताकतों की संलिप्तता की आशंका जताई है। सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में कहा गया है कि नॉर्थ ईस्ट के रास्ते सीमांचल में स्मैक, चरस, गांजा और ब्राउन शुगर जैसे ड्रग्स की सप्लाई की जा रही है। आशंका जताई गई है कि पाकिस्तान और फिर चीन में बैठे लोगों की मदद से नॉर्थ ईस्ट से सीमांचल तक का नेटवर्क संचालित किया जा रहा है। रिपोर्ट में इस बात पर चिंता जताई है कि सीमांचल के सभी जिलों के किशोर और फिर युवा तेजी से ड्रग्स के आदी होते जा रहे हैं। दोस्तों, किशनगंज के निशंदरा असुरा पुल का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। फिलहाल पुल का पाया यानी कि पिलर निर्माण का काम चल रहा है। हालांकि अभी तक कोई भी पाया पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ है, लेकिन निर्माण एजेंसी की ओर से युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार दिन रात मशीनें और फिर मजदूर काम करने में जुटे हुए हैं ताकि तय समय पर पुल को तैयार किया जा सके। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से डिटेल से बताएंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार हमारे इस पेज पर आए हैं तो इस पेज को आप अभी फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने और सुनने के लिए।
लिए। तो आपको बता दें कि किशनगंज जिले में बन रहा निशंद्रा असुरा पुल क्षेत्र के लिए एक बेहद अहम परियोजना माना जा रहा है। ये पुल ग्रामीण इलाकों को मुख्य सड़कों और फिर बाजारों से जोड़ने का काम करेगा। फिलहाल पुल के पाया यानी कि पिलर का निर्माण कार्य चल रहा है। अभी तक कोई भी पाया पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ है, लेकिन काम की रफ्तार देख करके साफ है कि एजेंसी तय समय सीमा में परियोजना पूरी करने की कोशिश में जुटी हुई है। सूत्रों के मुताबिक ये पुल कंक्रीट स्ट्रक्चर यानी कि आरसीसी से बनाया जा रहा है, जिसकी लंबाई लगभग 150 से 200 मीटर के बीच होने की संभावना है। जब पुल पर 2 पहिया, 4 पहिया और फिर छोटे माल वाहन आसानी से गुजर सकेंगे। इसके दोनों ओर सुरक्षा रेलिंग और फिर बीच में पर्याप्त चौड़ाई रखी जा रही है ताकि ट्रैफिक सुचारू रूप से चल सके। फिलहाल नदी के अंदर मजबूत फाउंडेशन डाला जा रहा है। भारी मशीनों की गहराई तक खुदाई चल रही है। स्टील और सीमेंट से मजबूत पिलर तैयार किए जा रहे हैं। वहीं पर इंजीनियरों की निगरानी में हर पिलर की मजबूती पर खास ध्यान दिया जा रहा है ताकि बाढ़ के समय भी पुल सुरक्षित रहे। यह पुल राज्य सरकार की ग्रामीण संपर्क योजना और फिर पुल निर्माण विभाग के तहत बनाया जा रहा है। इस परियोजना पर लगभग करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। निर्माण कार्य का जिम्मा ठेकेदार एजेंसी को टेंडर प्रक्रिया के तहत किया गया है। वहीं पर अब सवाल यह है कि आखिर कब तक पूरा होने की उम्मीद है। या अगर मौसम और फिर काम की रफ्तार इसी तरह से बनी रही तो फिर यह पुल 2026 के अंत या फिर 2027 की शुरुआत तक पूरा होने की संभावना है। दोस्तों, किशनगंज में एम्बुलेंस चालक प्राइवेट अस्पताल में मरीज का इलाज करते हुए पाए गए हैं। एम्बुलेंस चालक चलाते हैं तो एम्बुलेंस, लेकिन मरीज के टांके भी लगाते हैं। जी हाँ, अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके बाद खलबली मच गई है। यहाँ किशनगंज में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल तो पहले से ही आप जानते हैं किस कदर खस्ताहाल है। लोग सरकारी अस्पतालों की कुव्यवस्था को देख करके प्राइवेट अस्पताल में आते हैं बेहतर इलाज के लिए, लेकिन यहाँ भी उसको अगर इसी तरह से समस्या झेलनी पड़ी तो फिर लोग अब जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, यही सवाल है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से डिटेल से बताएंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार हमारे इस पेज पर आए तो इस पेज को आप अभी फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। तो आपको बता दूं कि किशनगंज वासियों के लिए यह खबर बेहद गंभीर और डराने वाली है। जिस जिले में लोग बेहतर इलाज की उम्मीद लेकर के प्राइवेट अस्पताल का रुख करते हैं, वहीं अब खुलासा हुआ है कि एक अस्पताल में एम्बुलेंस ड्राइवर मरीजों का इलाज कर रहा था। मामला किशनगंज के फातिमा हेल्थ केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का है, जहां पर एम्बुलेंस चालक असलम आलम द्वारा मरीज के पैर में टांके लगाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो ने पूरे जिले में हरकत मचा दिया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि असलम आलम के पास ना तो कोई मेडिकल डिग्री है और ना ही नर्सिंग का कोई प्रमाण पत्र है। इसके बावजूद भी वह खुलेआम मरीजों का इलाज करता नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक असलम आलम मूल रूप से एम्बुलेंस ड्राइवर है और कुछ पार्टनर्स के साथ मिलकर के इस नर्सिंग होम का संचालन भी कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर किसकी शह पर यह सब चल रहा था। क्या स्वास्थ्य विभाग को इसकी भनक नहीं थी या फिर जानबूझकर की आंखें मूंदी गई थी? क्या मरीजों की जान से खेलने वालों को किसी राजनीतिक संरक्षण का सहारा मिला हुआ है? इन सवालों ने प्रशासन और स्थानीय नेताओं की भूमिका पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। बताया यह जा रहा है कि यह अस्पताल स्वास्थ्य विभाग में पंजीकृत तो है, लेकिन नियम कायदे की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। यह आरोप है कि अन्य अस्पतालों से रेफर किए गए मरीजों को एम्बुलेंस से सीधे यहां पर लाया जाता था और खुद असलम आलम इलाज करता था। दोस्तों, किशनगंज में जमीन माफियाओं का अब बढ़ता आतंक, अवैध नर्सिंग होम का खुलेआम संचालन और युवाओं में तेजी से फैलता नशा, इन तीनों गंभीर मुद्दों को लेकर के अब खुल करके आवाज उठने लगी है। जिला परिषद सदस्य सह कांग्रेस कार्यकर्ता इंजीनियर नासिक नादिर ने पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार से मुलाकात करके इन तीनों समस्याओं पर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से डिटेल से बताएंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार हमारे इस पेज पर आए तो इस पेज को आप अभी फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने और सुनने के लिए। तो आपको बता दूं कि किशनगंज में जमीन खरीद बिक्री करने वाले लोग आज खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। भू माफिया बिना वजह जमीन मालिकों को विवाद में फंसाने की धमकी देते हैं और मोटी रकम की मांग करते हैं। जो पैसा नहीं देता उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। इससे आम लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। वहीं पर दूसरा मुद्दा अवैध नर्सिंग होम और फिर फर्जी डॉक्टर। जहां किशनगंज जिले में बड़ी संख्या में नर्सिंग होम अवैध रूप से चल रहे हैं। इसमें कई ऐसे लोग इलाज कर रहे हैं जिनके पास कोई वैध डिग्री या कागजात नहीं है। इसका सीधा असर मरीजों की जान पर पड़ रहा है। किशनगंज में लगातार मरीजों की मौत की खबरें सामने आ रही है, जिससे लोगों में डर और गुस्सा दोनों बढ़ रहा है। वहीं पर तीसरा मुद्दा युवाओं को निगल रहा नशा। किशनगंज की युवा पीढ़ी तेजी से स्मैक, एमडी और फिर अन्य नशीला पदार्थों की गिरफ्त में आ रही है। यह नशा युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहा है और पूरे समाज को खोखला कर रहा है। इस पर तुरंत रोक लगाना बेहद जरूरी हो गया है। इन्हीं तीनों गंभीर समस्याओं को लेकर
लेकर के इंजीनियर नासिक नादर ने पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार से मुलाकात की है। उन्होंने विस्तार से बताया है कि कैसे भूमि माफिया जमीन मालिकों को फंसा करके उनसे अवैध वसूली कर रहे हैं और कैसे कुछ राजनीतिक संरक्षण के कारण उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। वहीं पर इंजीनियर नासिक नादर ने एसपी को अवैध नर्सिंग होम की लिस्ट देने और फिर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।